हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कंपटीशन के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस का पहला क्लास लेकर के आए हैं, है ना, जिसमें आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग भी 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये मैथ्स का पहला सेट होने वाला है और आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस लगाने ही लगाने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी लेवल के इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक्स यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है। हर एक सवाल के लिए आपको भी मैं टाइम दूंगा 10 सेकेंड, आप लोग भी 10 सेकेंड के अंदर में जवाब बताना, नहीं तो मैं जल्दी में ही सवाल बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखा जाए तो सवाल आप लोगों के सामने है। एलसीएम का ये सवाल है, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे 4, 5, 6, 8 और 12 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डाटा है उसका एलसीएम निकालते हैं और जो शेष बचता है ना उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बस वही कंडीशन है। देखो इसका निकालने का टेक्निक, देखो एलसीएम निकालने का बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है ना। ज़्यादा लंबा रहता है तो मैं इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक से एक बढ़िया से बढ़िया अप्रोच है एलसीएम निकालने का। देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मेरे को 4 और 8 का एलसीएम क्या हो रहा है, 8 केवल, तो 8 लिख दिया। जो बचा हुआ नंबर है उसको लिख दो। अब आप लोगों को दिख रहा होगा भैया, यहां से देखो 6 और 12, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा, लिख दो। अभी देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग को दिख रहा है, यहाँ देखो 5 12, तो 12 और 5 का कितना एलसीएम हो जाएगा, 60, है ना, और बचा 8। अब देखो 8 और 12 का निकालने का टेक्निक, आप क्या करो, बड़ा वाला जो नंबर बचा उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ और उसमें से देखना 8 से काटना भी है। तो देखो 60 से 60 तो नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 8 8 64, 8 7 56 नहीं है, कट रहा है। 2 बार करते हैं 60 का, तो 2 बार होता है 120, तो 120 देखो 8 से 15 8 20 से, यानी कि दोस्तों 120 हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। प्रत्येक स्थिति में 3 बच जाता है, यानी हम लोग को 3 जोड़ करके अपना आंसर बताना है 123, और जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल क्लियर होगा और उम्मीद है आप लोगों ने एकदम सही आंसर बताया होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला सवाल दोस्तों, किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ऑप्शन देखिए और टिक आउट जल्दी से करिए। देखिए आपके एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है दोस्तों। नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट बढ़ाते जाएंगे उस तरीके से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे आप देखिएगा क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान लिया जाए हमारा वो संख्या x है, उसका 2/3 का मतलब होता है 2/3 गुना। अब फिर से 2/3 2/3 गुना, का मतलब होता है गुना। ठीक है, कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो अगर काटा जाए दोस्तों तो इसका काटने का कितना हो जाएगा, देखिए जाए 4, है ना, 16 चौको 64, तो x करेंगे 16 नमा 44 से, यानी कि दोस्तों देखा जाए तो 144, और ऑप्शन हमारे बीच में नहीं है यानी 145 है, लेकिन हमारा आंसर कितना है 144। उम्मीद है आप लोगों का भी 144 आया होगा, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना कि कितना आया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है तो वह संख्या आखिरकार है कितना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिए और बनाइए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या मान लेते हैं x है, वह संख्या क्या है, x है। उसका दोस्तों 6/7 भाग, अब ये 6/7 भाग आ गया, उसका 20%, 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20/100। अगर आप लोग को याद होगा तो 1/5, 20 25 100, यानी 1/5, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/5, और ये क्या 78। देखा जाए 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 26 से 39, 13 छक्को 52, 13 पचे 65, 13 78, है ना। तो x का वैल्यू जो आ गया दोस्तों 13 × 75, देखा जाए
तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, है ना, हासिल 6, है ना, 13 सत्ते 91 अच्छे, क्या होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? जब हम लोग 13 में गुना करते हैं 35 को तो कितना आ जाएगा? 455। तो ये 7 पचे 35 होगा ना, 7 गुने 5 गुने, ठीक है, ये ऐसे होगा, है ना। चलो ये जब जोड़िएगा तो 35, अब 35 में जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, डन हो गया। अगला सवाल कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, दाल के मूल्य में अगर 30% की कमी होती है तो वह व्यक्ति 350 रुपया में 7 किलो अधिक दाल खरीद कर लाता है, तो भैया दाल का घटा हुआ मूल्य, यानी कि दाल का जो घटा हुआ जो नया मूल्य है, पहले जैसे क्या होता है ना, आपकी मम्मी ने क्या कहा कि बेटा लो 100 रुपया 1 केजी प्याज लाना, क्योंकि मम्मी को पता है कि 100 रुपये केजी प्याज मिलता है अभी मार्केट में, बहुत दिन पहले वो लाई थी। अब बेटा गया, कहा मम्मी कि 100 रुपया लाना, क्योंकि 100 रुपया का बिल हम देखेंगे। 100 रुपया गया मार्केट में, गया पूछा कि प्याज कैसे, तो बोला कि 50 रुपये किलो, है ना, 50 रुपये किलो। अब भैया यहाँ पे 100 रुपये किलो, मम्मी बोली 1 केजी 100 रुपया में, लेकिन यहाँ 50 रुपये में 1 केजी, यानी दोस्तों देखा जाए तो रेट घट गया, है ना, रेट घट गया, 50% घटा। तो 50% घटा तो वह दोस्तों अधिक लाएगा ना भैया सामान, अगर उसको 100 रुपया खर्चा करना है तो प्याज ज़्यादा लेके आएगा, नहीं 2 केजी लेके आएगा, 2 केजी लेके आएगा, तो वही कहता है कि 350 रुपया लेके जाता है तो 7 केजी ज़्यादा लाता है, यानी वह 1 केजी ज़्यादा लाया। 2 केजी खरीदा, 1 केजी लाना था, लेकिन 1 केजी वह ज़्यादा लेके आया, ठीक है। तो कह रहा है कि कैसे मूल्य था, वही कंसेप्ट सीखना है। देखो 30% है, 30% की कमी हो रही है, सबसे पहले 30% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3 बटा कितना आएगा? 10 आएगा, यानी दोस्तों वह पहले 10 रुपया था, है ना, रेट कितना था? 10 रुपया था, रेट पहले कितना था? 10 रुपया था, लेकिन 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 अब कितना हो गया? 30% घटा, यानी कि 10 में से 3 जाएगा, 7 रुपया हो गया, है ना। अगर कहें दोस्तों इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो ये 7:10, हमेशा उल्टा करिएगा इस तरह के सवाल में, है ना, उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा करने के बाद अब देखो दोस्तों कितना अधिक है, 7 से 3 यूनिट अधिक है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 7 केजी। कितना हो गया? 7 केजी। तो आप मुझे बताएं 1 यूनिट का वैल्यू 7/3 केजी, है ना। अब आप मुझे बताओ क्या बोला जा रहा है? नया मूल्य। तो नया मूल्य तो यही है, घट करके 7 रुपये, है ना, 7 रुपये, 10 रुपये था, मम्मी को पता लगा कि 10 रुपये देता है, लेकिन बेटा गया मार्केट में तो 7 रुपये हो गया, तो नया मूल्य तो हमारे लिए यही है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? यानी 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 10 यूनिट का वैल्यू 70/3 केजी। अब बताओ वह 350 रुपये में कितना सामान खरीद के लाया? 70/3 केजी। तो बताओ तो वह 1 केजी कितना में खरीदा? 350। अरे भैया 350 रुपया में वह कितना खरीदा? इतना, ठीक है। देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 2, 7 पचे 35, है ना, 5, और देखा जाए तो ये 3 ऊपर जाएगा, यानी 15 रुपये प्रति केजी हो गया। 15 रुपये प्रति केजी वह सामान खरीद के लाया। देखो समझना पड़ता है दोस्तों, ये चीज़ आपको परसेंटेज के अंदर समझना है ना, समझना है सारी चीज़ें, ठीक है। उम्मीद है आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला, तो देखो भैया यहाँ पे अगला सवाल कहता है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी सर ए की आय जो है बी की आय से 40% अधिक है, यानी अगर रेशियो निकालना चाहें 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। अगर बी 5 यूनिट है तो यह 40% अधिक होगा, यानी 5×7। अब अगला कहता है बी और सी के बारे में कि सी से 30% अधिक है बी, यानी कि 30% होगा कितना? 30% का मतलब होता है दोस्तों 3/10, यानी ये 10 तो ये 13, सही है ना। हाँ 30% का मतलब तो यही हो जाएगा। अब देखो, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे b का वैल्यू हम लोगों को बराबर करना है, b का वैल्यू हम लोगों को बराबर करना है।
अब आप लोग ध्यान देना, इधर कितना से गुना कर देते हैं, इधर 13 से और इधर 5 से। तो 13 सत्ते 91, 13 पचे 65 और यहाँ से 50। अब देखिए सी का वैल्यू आ गया 50 यूनिट। ये क्या है दोस्तों, ए बी और सी, यानी 50 यूनिट का वैल्यू कितना है, 250, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप मुझे बताना कितना आ जाएगा, 5, है ना, 5 रुपया आ जाएगा। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, ए की आय। आप मुझे बताना ए की आय कितना यूनिट है, 91 यूनिट है। तो अब भैया 91 यूनिट यानी कि दोस्तों ए की आय निकाल रहे हैं, 91 गुने 5। तो यहाँ से कितना आ गया, 9 पचे 45, यानी दोस्तों 455 रुपया ए का आय है। ए का आय कितना है, 455 रुपया। अगर आपसे कह देता आप बी की आय, कोई बात नहीं सर, बी की भी आय निकाल देते, 65 यूनिट निकालते हैं, है ना। 65 में 5 से गुना करते, 25 6 पचे 30, यानी 300 कितना आ जाता, 6 पचे 30, 5 पचे 25 हासिल 2, यानी 325 रुपया आता। डन है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है 58 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 58 संतरों का क्रय मूल्य जो है दोस्त, वह 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर इस तरह का सवाल आए, बराबर वाला कंडीशन में एसपी वाला, आप ये इसका वैल्यू बताइएगा और ये इसका वैल्यू बताएगा। अब बताओ मुझे यहाँ से, या फिर अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है ना, यहाँ समझ में आ गया, एसपी वटा में सीपी निकालो। तो एसपी का वैल्यू 58, सॉरी एसपी का वैल्यू 58, ठीक है, और सीपी का वैल्यू 50। बताओ प्रॉफिट कितना कमा रहा है। देखा जाए तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 8 का, यानी प्रॉफिट परसेंटेज ही आपसे पूछेगा 8 का। परसेंटेज किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पे यानी 50 पे, और परसेंटेज के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। यहाँ से देखा जाए तो 50 दुना का 100, 8 दुना का 16%, यहाँ से डन आंसर। ठीक है, इस तरह के सवाल को ऐसे ही निपटाना है। देख भैया, जितना अच्छा टेक्निक सीखेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करोगे, उतना बढ़िया से बढ़िया आपको सवाल बनाने के लिए विधि आएगी। अगला सवाल है, 2600 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। बहुत बेहतरीन सवाल है ना। यानी कि दोस्तों हम लोग को क्या चाहिए, एसआई चाहिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो 2600 रुपया का चाहिए। 2600 रुपया कितना होगा, यहाँ से देखा जाए तो 49/200। भैया आपको फॉर्मूला याद है ना, एसआई बराबर है ना, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। ठीक है, तो वही बात किया हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 13, 9 तिया 27, यानी देखा जाए तो 9 तिया 27, यानी यूनिट डिजिट 7 आएगा, और ऑप्शन में हमारा एक ही गो है 7, यानी कि 637 रुपया। आप लोग यहाँ पे गुना कर भी सकते हैं, है ना। देखिए 17 से यानी 7 हासिल 11, 13 चौको 52, यानी करेंगे तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 637। आ गया ना 637, गुना करने के बाद भी हमारा 637 ही आएगा। ठीक है, ये लो अगला सवाल बनाइए। कहता है दोस्तों, किसी मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना है, 994 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग परसेंटेज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उम्मीद है आप लोग सीखे होंगे इस सारी चीज़ों को। देखो 6 सत्ते 42, 42, देखो ये क्या है दोस्तों, 6 सत्ते 42, यानी ये 42% क्या आया दोस्तों, ये आया एसआई आया। हमारा क्या दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ। तो मूलधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% जोड़ देते हैं, यानी अमाउंट अब हमारे कितना आ गया, 142%। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए प्रिंसिपल जो कि 100% होता है ना, हमको ये चाहिए। अगर हमारे पास 142% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 994, है ना, और हमसे क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो हम पहले 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 994 बटा में 142, और 100% का वैल्यू मतलब 100 से गुना। अब देखो, अब इसको काटना है, उसके बाद आंसर देना है। देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये कितना बार में कटेगा,
देखो ऐसे काटते हैं, 2 2 से काट देते हैं अगर देखा जाए तो। 7 दूना का 14 71, और ये कितना हो जाएगा 50, है ना। अभी भी ये कटेगा शायद, देखिए ये 14 बार में 71 इसको काट दे रहा है, इसको 14 बार में काट दे रहे। देखो 14 एकम 14 के 4 हासिल 1, 14 सत्ते 98, 1 99, ठीक है, जब गुना करेंगे तो, है ना। तो ये आ गया हमारा 14 25 70, यानी कि 14 25 70 यानी कि 700 रुपया। देखिए हर एक सवाल बनाने का अपना अपना एक मेथड है। चलिए अगला सवाल, है ना, CISI का ही है लगता है, ठीक है। कहता है दोस्तों, कोई मूलधन 8 वर्ष में 6 गुना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि याद रखिएगा, चक्रवृद्धि लिखा हुआ है, ठीक है, सुधार लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना होगा। क्या कहता है दोस्तों, 8 साल में क्या होता है दोस्तों, 6 गुना हो जाता है। अब कहता है यहाँ पे कि x ईयर में कितना होता है, 216 गुना। बस यही निकालना है x का वैल्यू। तो याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर ऐसा हो गुना गुनी वाला हो कि 8 वर्ष में 16, 5 वर्ष में 25, 6 वर्ष में 36, तो कितने वर्षों में इतना गुना होगा, या फिर इतने 5 वर्षों में कितना गुना होगा। कभी आपका एग्जामिनर ये वाला पूछेगा, कभी एग्जामिनर ये वाला पूछेगा। आज एग्जामिनर ये पूछा है तो हम इसका निकालने का टेक्निक बताते हैं, ठीक है, एकदम बेहतरीन टेक्निक है, समझ जाओ। ये जो वैल्यू आपको निकलेगा, ये जो वैल्यू आएगा, हमेशा इसका कुछ ना कुछ पावर रहेगा, हमेशा एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ पावर रहेगा। देखो 216 जो होता है, अगर आप 6 का क्यूब करते हो तो आता है, करके देख लेना, 36 छक 216। तो ये जो आया हमारा क्यूब, इसको उठाएंगे, इसके साथ गुना कर देंगे, यानी जो हमारा x का वैल्यू आएगा 8, और ये क्यूब को इसके साथ गुना कर देते हैं, बस यही हमारा आंसर आ जाता है 24 वर्ष। देखो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा होगा 24 वर्ष, ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें। चलो भैया, तब इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भैया 10 कुर्सी तथा 21 मेज का क्रय मूल्य, ठीक है, मूल्य, हाँ मूल्य या क्रय मूल्य जो भी हो, मूल्य 18 कुर्सी और 12 मेज के मूल्य के बराबर है, तो एक मेज और एक कुर्सी के मूल्य में क्या अनुपात है ना। बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं है। 15 चेयर प्लस 21 टेबल, ठीक है, बराबर है रेट बराबर है 18 चेयर और 12 टेबल के। तो कुर्सी, चेयर को एक साइड, टेबल को एक साइड, देखा जाए तो टेबल इधर बढ़ा, इसको इधर लाओ, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, 21 में से 12 जाएगा मेरे भाई, 9 गो टेबल बचेगा, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो मेरे भाई यहाँ से 3 गो चेयर बचेगा। देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ से मैं बता रहा हूँ कितना आ रहा है, टी, ये सी इधर आएगा, यहाँ पे कितना आ गया 1/3। अब सवाल पूछते हैं क्या है, एक टेबल है, टेबल ऊपर है, फिर उसके बाद कुर्सी नीचे है, यानी 1:3 हम लोगों का आंसर आएगा। बहुत मिलाना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो हम क्या रंग देंगे, और हमारा नेगेटिव मार्क तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आने वाला प्रश्न अगर छूट जाता है तो माइंड संभाल नहीं पाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो बड़े ही आराम से बनाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भैया मनोज ने 4000 रुपये एक व्यापार में लगाया और अनिल ने इस व्यापार में 4500 रुपया लगाया, है ना। तो कहता है कि भैया इसने 2890 रुपये का लाभ हुआ, है ना, यानी कि बिजनेस में दोनों को ही लगाएं तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ 2890। तो बताइए कि मनोज का हिस्सा क्या है, यानी मनोज कितना लाभ कमाया, है ना। बहुत इजी है, याद रखना, ये कौन सा चीज़ का है, ये पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप में आप लोग जब पढ़े होंगे तो एक कंसेप्ट सिखाया गया होगा कि अगर टाइम नहीं दिया हो या फिर टाइम बराबर हो, याद रखना, अगर टाइम नहीं दिया हो या फिर टाइम बराबर हो तो इन्वेस्टमेंट ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है।
यानी जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो बताइए इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट मनोज कर रहा है और एक अनिल कर रहा है। मनोज कितना कर रहा है दोस्तों? 4000 रुपया। अनिल कितना कर रहा है दोस्तों? 4500 रुपया, है ना। इसका जो रेशियो निकालेंगे वही हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट रहेगा। कब? टाइम, है ना, टाइम नहीं हो या फिर टाइम बराबर के कंडीशन में। ठीक है। अब भैया टाइम बराबर नहीं होगा तब क्या अलग कंसेप्ट है, अलग चीजें बताई जाती है। ठीक है, ये सब चीजें थ्योरी वाली क्लासेस में होती हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए तो काट लिया जाए, पहले काट लिया जाए। तो ये देखा जाए 2 0 से 2 0, 9 5 45, 8 5 40, है ना। 5 से काट दिए हैं तो कितना आ गया? 8:9। ये प्रॉफिट हो गया। अगर देखा जाए तो दोस्तों आपको, है ना, यहाँ पे कितना है? 2890 रुपया प्रॉफिट हुआ है, यानी 8 8 16 एक 17 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 17 यूनिट। और इधर टोटल प्रॉफिट रुपया में कितना है? 2890 रुपया। ठीक है, हमसे सवाल क्या पूछा गया है? मनोज 8 यूनिट प्रॉफिट कमाता है, तो 1 यूनिट, है ना, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2890 बटा में 17, है ना। तो मनोज के लिए आप लोग क्या करेंगे? मनोज के लिए 2890 गुने 8 बटा में 17 काटिए, कितना बार में? 17 एकम 17, 11 देगा, 17 सत्ते 19 से 170, है ना। अब गुना करना है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो हम यूनिट डिजिट टेक्निक से लगा दिए हैं, है ना। 1360 लग जाएगा इसका आंसर। गुना कर लीजिएगा, 17 8 36 से होता है ना 136, और 0 है तो 0 लग गया। डन है। चलो अगला सवाल देखिए। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस कहिए, चाहे यूनिटरी मेथड कहिए, है ना, जो आप चैप्टर कह सकते हैं उसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी कर देंगे। सवाल क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। 55 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, 55 आदमी जो है दोस्तों, एक फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, हमेशा इस तरह के सवाल में M1 D1 H1 बटा में W1, M2 D2 H2 बटा में W2। ये हमेशा एक फार्मूला याद रखिएगा यूनिटरी मेथड के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। जहाँ M हमारा आदमियों की संख्या, D हमारा दिन, कभी कभी पावर दे देता है, तो H मतलब पावर। ठीक है, और W मतलब काम, इधर W2 मतलब काम, बात वही है। कहता है दोस्तों 55 आदमी है, 24 दिन में काम करता है। चलो भैया 55 आदमी है, 24 दिन में काम करता है, केगो काम करता है? एगो काम करता है। चलो नीचे में 1 यूनिट बराबर उतना ही आदमी 15 दिन में काम को समाप्त करता है। ठीक है भैया, 15 दिन में काम को समाप्त करता, नहीं पता है केगो आदमी था, काम कितना था? उतना ही काम था, यानी 1 यूनिट। यहाँ से 15 दिन में कितने आदमी समाप्त करेंगे, सबसे पहले ये बताइए, है ना। 15 दिन में ही समाप्त करने के लिए कितने और आदमियों की संख्या है ना। यह पहले तो ये बता देते हैं कि दोस्तों 55 आदमी 24 दिन में खत्म कर रहा है, तो सबसे पहले 15 दिन में कितना आदमी मिलकर खत्म करेगा। तो देखा जाए तो काट दिया जाए, पहले काटा जाए। तो ये देखो, ये 3 बार में, ये 11 बार में, ये 8 बार में, यानी देखा जाए तो 88 आदमी अगर मिल जाए, अगर 88 आदमी, है ना, अगर 88 आदमी आ जाए तो 15 दिन में इस काम को निपटा देंगे, जो काम 55 आदमी 24 दिन में कर रहा है। अब हमारा सवाल ये नहीं, 88 नहीं है, हमारा सवाल ये है कि भैया ये 15 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने और आदमी चाहिए। यानी 55 आदमी मेरे पास पहले था, 88 आदमी मिल करके अगर काम करेगा तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सर हमारे पास 55 आदमी और है, हमको चाहिए कितना? तो हमारे पास 33 आदमी की और नीड है ना, 33 आदमी की और ज़रूरत है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 33। डन है। बहुत आसान है। एक दुकानदार 25 कलम और 40 पेंसिल 400 रुपया में खरीदता है। ठीक है, एक कलम पर उसको 10% का लाभ और
एक पेल्सिन पर उसको पेल्सिन जितना 40 को पेल्सिन खरीदा उस पर 22% का प्रॉफिट होता है, तो उसको कुल मिलाकर के मालूम है 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज पहले बताइए। उसको प्रॉफिट होता कितना है 50 रुपया का, और खरीद के लाया कितना में, टोटल जो अमाउंट है टोटल पे पेल्सिन और कलम दोनों पे उसको 50 रुपये का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो खरीद के दोनों को लाया कितना में 400 रुपया में। 400 रुपया में अगर पहले इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 1/8 आया, और 1/8 को परसेंटेज में हम लोग कितना कहते हैं 12.5%। याद होगा 1/8 को हम लोग क्या कहते हैं 12.5%। ठीक है, ये क्या आया टोटल परसेंटेज आया। अब देखो भैया पेन पे है ना, पेन हो गया और इधर पेंसिल हम लिख देते हैं। ठीक है, इधर देख लीजिए पेन पे दोस्तों प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप मुझे बताएंगे पेन पे 10% का हो रहा है और पेंसिल पे दोस्तों 22% का हो रहा है। टोटल पे कितना हो रहा है दोस्तों, हमेशा टोटल बीच में लिखाता है, हमेशा टोटल को बीच में रखिएगा। और ये एलिगेशन मेथड हम लोग लगाएंगे। अब अंतर लगाइए, अब यहाँ से क्या होता है एलिगेशन मेथड लगेगा तो बहुत आसान आएगा। अब ये जो आएगा दोस्तों, अब जो नीचे आएगा ये नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल आएगा। ठीक है, पेन एंड पेंसिल आएगा। ठीक है, क्या आएगा घटाइए, तो इधर से आएगा 9.5 और ये रेशियो में आएगा हमेशा। ठीक है, और इधर कितना आएगा 2.5। तो देखा जाए तो सेम नंबर है, रेशियो यहाँ पर से है ना, पॉइंट से पॉइंट पहले कैंसिल किए, 5 से काटें और ये 19 बार में, यानी 19 और 5, यानी दोस्तों 19 यूनिट किसको प्रॉफिट हुआ, पेन पे 19 यूनिट प्रॉफिट हुआ और इसको 5 यूनिट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल 400 रुपया में खरीद के लाया, तो ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल कितना हुआ आप मुझे बताओ। 9 अब 5 24 यूनिट जो है दोस्तों वह 400 रुपया में खरीद के लाया है। 24 यूनिट सामान है उसके पास, 400 रुपया में खरीद के लाया है। आप मुझे बताओ एक यूनिट करिएगा 400 बटा में 24, आप मुझे बताओ 19 यूनिट कलम। 19 यूनिट कलम का मतलब समझ रहे हैं 25 कलम, 25 कलम है, देख लीजिए ऊपर में 19 यूनिट का मतलब 25 कलम, यानी 25 कलम का जो रेट है, 25 कलम का जो रेट है वह कितना है 400 बटा में 24 गुने 19। 25 कलम का रेट है, हमसे सवाल पूछा गया प्रत्येक कलम का, यानी एक कलम का। तो एक कलम के लिए हम लोग यहाँ से 25 मिटाएंगे और यहाँ पे एक कलम लिखेंगे और 25 से यहाँ भाग देंगे। देखो 25 एकम 25, ठीक है, भाग दो अच्छे से, यहाँ रेट से भाग देते हैं। 25 एकम 25, 25 को 100 और 4 इधर से यानी 16 बार में, 25 को 16 बार में। ठीक है, अब देखा जाए तो ये 8 से कट 8 दूना का 16, 8 तिया 24, 19 दूना का 38 बटा में 3 रुपया, 19 दूना का 38 बटा में 3 रुपया। अब 3 वाला एक ही को दिख रहा है, इसको गुना करके दें 12 तिया 36, 1 37, 1 38, यानी कि ये हमारा 38 बटा में 3 आ रहा है और इतना रुपया हमारा एक कलम का लगता है ना, एक कलम का प्राइस है। अगला टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, जल्दी से आप लोग देखिए इस सवाल को। हाँ भाई, हाँ भाई, तो देखा जाए इस सवाल को। अब देखो कहता है ए बी और सी कितना दिन में, ए जो है 20 दिन में, बी जो है दोस्तों 40 दिन में और सी जो है वह 60 दिन में। आपको क्या है दोस्तों एलसीएम लेना रहता है, एलसीएम लेना रहता है, तो एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा और एगो 40 बचेगा, है ना। अब देखो, अब हम लोग सबसे बड़ा वाला का लेंगे काटेंगे, एक बार में तो नहीं हो ही रहा है क्योंकि एक बार में रहता तो 60 नहीं लिख देते हैं, दो बार में देखते 120, क्या वह 40 काट रहा है, यस सर 3 बार में काट रहा है, यानी 120 हमारा एलसीएम हो गया, यानी 120 यूनिट। ये एलसीएम ही हमारा काम भी होता है, टोटल काम भी होता है, एलसीएम ही हमारा टोटल काम भी होता है, ये भी याद रखना। कितना बार में हो जाएगा 6 दूना का 12, 4 तिया 12, ये देखो हो गया। अब बताओ कहता है कि तीनों मिल करके काम ऊपर में रहेगा, 120 यूनिट टोटल काम हो रहा है, अब तीनों मिलके 11 बार में। अगर देखा जाए तो दोस्तों एक बार में लगाएंगे 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा
ठीक है, इतना दिन लगेगा। ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन के पीछे मत जाइएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 4 पुरुष या 5 औरत या 6 बच्चे किसी काम को 74 दिन में समाप्त करते हैं तो 2 पुरुष 2 औरत और 2 बच्चे इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो यहाँ से आप क्या करो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आप रेशियो लो। यहाँ पे या का मतलब होता है बराबर, या का मतलब होता है बराबर, तो 4 पुरुष और 5 महिला, यानी दोस्तों देखा जाए तो 4 मेल और 5 फीमेल, या फिर ओमेन भी लिख सकते हैं, औरत है तो ओमेन लिखा जाए। तो यहाँ से बताओ मेन और ओमेन का रेशियो कितना आएगा, 5/4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं ना, आप पुरुष को भी इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन हम ओमेन को इक्वेट करें। ओमेन कितना ओमेन है, ओमेन कितना था, 5 ओमेन और दोस्तों 6 चाइल्ड, मतलब सी मतलब चाइल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से ओमेन बटा में चाइल्ड कितना आएगा, 6/5। अब देखा जाए दोस्तों तो कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, ओमेन यहाँ भी है, ओमेन यहाँ भी है। ओमेन को बराबर करेंगे तो इधर कितना होगा, कितना पे बराबर करते हैं, 12 पे बराबर कर देते हैं। तो इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो बताओ एक नया रेशियो निकल के आएगा, मैन ओमेन और चाइल्ड का एक नया रेशियो क्या निकल के आएगा, आप मुझे बताओ। 5 15 आएगा, 4 12 आएगा, 5 दूना का 10 आएगा। अब देखो दोस्तों, अब सवाल क्या कह रहा है, M1D1 वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बताइए 2 पुरुष, यानी कि दोस्तों 2 पुरुष का मतलब कितना, M के जगह पे है ना, पुरुष मतलब मेल। अब 15 दूना का 30 यहाँ रखिएगा, कितना हो गया, ये 30 हो गया। 2 औरत का मतलब 12 दूना का 24 और 2 बच्चा का मतलब 20, टोटल कितना हो गया, 4 4 3 7 यानी 74। ठीक है, 74 आदमी मिलकर के x दिन में काम को करते हैं और 1 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, और इधर भी 1 यूनिट काम, किसी एक को ले लीजिए है ना, किसी एक को, औरत को या पुरुष को या बच्चा को, लेकिन डाटा रखने के बाद हम इसको ले लेते हैं, पुरुष को ले लेते हैं। तो 15 चको 60, यानी 60 गो करने में उसको कितना दिन लगता है, 74 दिन लगता है। 74 देखा जाए तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से देखा जाए x का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। जो समय लगेगा आपको ये रेशियो निकालने में, जैसे ही आप रेशियो निकाल लेते हैं आपको पुट करते टाइम नहीं लगेगा और कटते टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी 60। अगला सवाल देखा जाए, कहता है कि किसी कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन यहाँ देखा जाए तो 32 है, 32 केजी है। एक शिक्षक को भी शामिल कर लेने से औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना है। देखो भैया, सबसे पहले आप मुझे बताओ एवरेज कितना बढ़ रहा है, एवरेज 2 यूनिट बढ़, 2 किलो बढ़ रहा है। ठीक है, 2 किलो बढ़ रहा है, तो बताओ वैल्यू आखिरकार बढ़ कितना रहा है। देखो 24 गो पहले था, 1 गो बढ़ गया शिक्षक, यानी के गो अब हो गए 25 गो, क्लास में के गो आदमी हो गए 25 गो, कितना बढ़ा 25, 2 गो बढ़ जा रहा है, यानी कि दोस्तों 50 बढ़ा देना है। यानी अब जो फाइनल है, जो शिक्षक का जो वजन हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है, शिक्षक का वजन हम लोग लाने वाले हैं, कितना लाने वाले हैं, हम लोग को कितना बढ़ाना है, 2 यूनिट, 2 केजी एवरेज बढ़ जा रहा है। एक्चुअली में कितना बढ़ रहा है, तो 25 गो टोटल हो गए, कक्षा में 25 गो लोग हैं, तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। अब एवरेज में वही काम को बढ़ा दो, तो 32 + 5, अगर कम होता तो कम कर देंगे यानी घटा देंगे, लेकिन अभी बढ़ाना है, तो यहाँ से 82 केजी है ना शिक्षक का हो जाएगा, है ना, यानी कितना बढ़ना चाहिए, केजी में सब बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 82 केजी, यहाँ पे 82 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार है, बहुत इजी है। अगला सवाल, इसका फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना, लिख देते हैं xy/t x + y, है ना। ये आता कैसे है, आप लोग फार्मूला जानते हैं, ये बेसिक फार्मूला से आता है। कैसे आता है, डिस्टेंस अपॉन, है ना, यहाँ ये टाइम वाला फार्मूला से आता है। ये टाइम वाला फार्मूला से आता है। टाइम बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, ये वाला फॉर्मूला से, है ना, क्योंकि देखो ये स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम बराबर लिखते हैं डिस्टेंस बटा में स्पीड, है ना, फिर ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस बटा में स्पीड, और ये टोटल उसको चलने में 26 घंटा लगता है। ये सब चीज़ें हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो कि भैया वह अपने गांव से बाज़ार 8 किलोमीटर पर स्पीड से जाता है, फिर बाज़ार से घर आता है, सेम दूरी तय करता है। ध्यान रखना, जब भी सेम दूरी तय करे और अलग अलग चाल से करे और पूछे कि दूरी क्या, देखो कह रहा है कि एक आदमी अपने गाँव से बाज़ार 8 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। यानी सर बाजार, गाँव से बाज़ार और बाज़ार से गाँव सेम डायरेक्शन, सेम क्या डिस्टेंस है, तो उसमें क्या होगा, और लेकिन अति देखिएगा आप लोग, स्पीड देखिएगा तो अलग अलग है, ठीक है, और उसको टोटल ट्रैवल करने में, आने और जाने में उसको 26 घंटा लगता है। तो वो हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना है। भैया तुमको 26 घंटा लग रहा है ना, यूनिट्स बहुत ध्यान रखिएगा इस तरह में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है, नो मैटर, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वह किलोमीटर में आएगा, ठीक है। चलो तो बता दो कितना आएगा, 8 गुने 5 और 8 5 13, 13 दूना का 26, 8 5 40, 40 दूना का 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही है ना, 80 किलोमीटर। चलिए भैया इस तरह का सवाल को देखिए, कहता है कि भाई एक आदमी जब अपनी चाल, सामान्य चाल का 9/11 कर देता है तो वह, है ना, 44 मिनट देर अपने कार्यालय पहुंचता है, ठीक है, वह 44 मिनट देर पहुंचता है, उसका कार्यालय जाने का सामान्य समय मिनट क्या है। यानी कहा जाए दोस्तों तो उसका स्पीड कितना है, आप बताइए, 11 से 9 हो रहा है ना, 11 से 9 हो रहा है ना भाई। चलो आप मुझे बताओ उसका टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड उल्टा हो जाएगा, टाइम उसका हमेशा उल्टा होता है, टाइम हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो टाइम यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो टाइम हो गया। अब बताओ ये 9 मिनट 11 मिनट कितना का डिले कर रहा है, कितना का डिले कर रहा है, तो देखा जाए तो सर 2 यूनिट का डिले है, और यही 2 यूनिट का डिले कितना मिनट है, 44 मिनट, है ना, 44 मिनट का डिले होता है। तो आप मुझे बताओ एक यूनिट कितना मिनट का डिले कर रहा है, 22 मिनट का। कितना मिनट का कर रहा है, 22 मिनट का। हमसे सवाल क्या पूछा है कि अगर वह अपना कार्यालय अपने समान चाल से चले, यानी दोस्तों पहले वह 11 से चलता है लेकिन 11 से अब कम करके 9 से चल रहा था, तो बताओ हम लोग के सामने ये है, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी यही का वैल्यू चाहिए ना, ये सामान्य चाल है और ये तो घटने के बाद चाल आया ना, तो हमको तो सामान्य चाल चाहिए। सामान्य चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 22, तो 9 दूना 18, यानी 198 आ जाएगा, 198 मिनट उसको लगेगा, है ना, यानी उसको ऑफिस, अगर वो अपने नेचुरल चाल से चले तो उसको 198 मिनट लगेगा अपने ऑफिस पहुंचने में, ठीक है, जहां भी जा रहा हो, हाँ ऑफिस ही जा रहा है। ये देखिए अगला सवाल ट्रेन का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। कहता है ट्रेन जो है 400 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी है, वह एक सिग्नल पोस्ट को 10 सेकेंड में पार करती है तथा एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है। तो हमारा पूछा जा रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। सबसे पहली बात इसको देखा जाए दोस्तों, वह 400 मीटर लंबा ट्रेन है ना, ट्रेन है, उसको अपने आप को पार करने में 10 सेकेंड लगता है। अरे पॉल से पार करेगा ट्रेन तो वह अपने आप को ही तो पार कर रहा है, पॉल में क्या द्रव्यमान है। लेकिन अगर बात करें प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म देखा जाए दोस्तों, तो मान लिया जाए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन यहाँ से एंट्री किया, ट्रेन एंट्री किया तो ट्रेन तो अभी किसको, प्लेटफॉर्म को ही पार कर रहा है। इतना दूर तक तो प्लेटफॉर्म है, इतना डिस्टेंस तो इसका प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे ट्रेन अभी आधा बोगी तो इसका पीछे है, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट, अभी और जाएगा आगे, तब जाके फाइनल जो लास्ट बोगी अगर निकलेगा तो यानी कहा जाए ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को भी पार करेगा, है ना, खुद की लंबाई को भी पार करेगा और इसको भी पार करेगा, है ना। तो वह कहता है दोस्तों, है ना, ये क्या आ गया, चाल आ गया, ये क्या आ गया, चाल आ गया। देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाता है, चाल आ जाता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम चाल आ जाता है। अब कहता है दोस्तों कि ट्रेन की जो लंबाई है, ये भी और ये भी। अब आप मुझे बताना कि अगर मैं कहूँ ट्रेन की लंबाई को अगर घटा दिया जाए, अगर कहे कि ट्रेन अपना को 10 सेकेंड में,
तो प्लेटफॉर्म को केवल दोस्तों मान लिया जाए प्लेटफॉर्म x मीटर है, तो केवल इसमें क्या है 18 सेकंड में दोस्तों ये खुद को भी पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। क्वेश्चन कह दिया कि 400 मीटर एक रेलगाड़ी सिग्नल पोस्ट को 10 सेकंड में, यानी ट्रेन जो है अपने आप को 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों, प्लेटफॉर्म को भी अपने को भी 10 सेकंड में, तो बताइए 18 सेकंड में दोनों पार कर रहा है, तो खुद को 10 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में, यानी प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करेगा। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 8 चौको 32 और यहाँ से यानी कि x का वैल्यू, यही तो x तो हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई है, देख लो 320 मीटर, 320 मीटर। आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और भी देख लेते हैं जरा। चलिए अब इस सवाल को बनाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे सामने 20 है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी की बगल में खड़े आदमी को 6 सेकंड में पार करती है। बहुत अच्छा सर, है ना। अब कहता है 120 मीटर लंबे पुल को वह कितने समय में पार करेगी, है ना। उस समय हमसे क्या पूछा रहा था दोस्तों, प्लेटफॉर्म यानी पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म यानी पुल की लंबाई। अब पूछ रहा है पुल की लंबाई दे दिया, आपके समय पूछ रहा है, उस समय पुल की लंबाई पूछ रहा था और टाइम दिया हुआ था। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, आप मुझे बताना। यहाँ से देखो 180 को पार करने में उसको 6 सेकंड लगता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई ये, तो इन दोनों को पूरा को पार करने में, है ना। पुल को पार करने का मतलब दोस्तों 120 और 180 दोनों को 1 सेकंड में पार करता है। अब बताओ, अब कैलकुलेट करना होगा, तो देखा जाए तो इसको हम कैलकुलेट करके लिख दें डायरेक्ट। तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना, जोड़ने पर कितना आ जाता है दोस्तों बताओ, 0, 8 2 10 के 0, 2 1 3 300। देखा जाए तो ये खत्म, 6 3 और 3 से ये कितना हो जाएगा 10, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 10 सेकंड में, x का वैल्यू 10 सेकंड में पार कर जाएगा। अगला दोस्तों कहता है एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। 4 साल पिता की आयु, 4 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था, तो आदमी की वर्तमान आयु, यानी कि आदमी जो है उसका, है ना, आदमी ही तो पिता है ना उसका। चलो देखो, एक साइड पिता लिखो, एक साइड सन लिखो, सन मतलब उसका पुत्र। क्या कहता है दोस्तों, कुछ नहीं दिया, यानी कि 0 ईयर, 0 ईयर का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। अब कहता है दोस्तों कि एक आदमी की उम्र पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी अगर पुत्र का आयु 1 तो पिता का कितना 3 गुना, ये अनुपात में लिखिएगा। अगला स्टेप कहता है 4 साल पहले, ठीक है, यानी -4 ईयर, -4 ईयर, ठीक है। माइनस केवल ये बता रहा है दोस्तों पहले, और प्लस ये बता रहा है बाद, 0 का मतलब न पहले न बाद, ठीक है। चलिए अब कहता है कि भैया पुत्र की आयु का 4 गुना है, अगर इसका 1 यूनिट तो पिता का 4 यूनिट। अब देखो इसको बनाने का शानदार सा टेक्निक, यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अंतर कितना हो जाएगा 3, गुना करो, गुना करने के बाद 4, इसको गुना करने के बाद 3, इसका अंतर कितना है 1, इसके बटा में 1 लिखो। अब जो फाइनल आएगा 3 बटा में 1 गुने, इन दोनों को जोड़ो, 0 प्लस, माइनस छोड़ दो, माइनस से मतलब ही नहीं है, 0 + 4 कितना हो 4, कितना आएगा 12। ये आया यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 12। हमसे वर्तमान में पूछा जा रहा है किसका, आदमी का। आदमी यहाँ पे है 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 12, 3 यूनिट का वैल्यू 36 वर्ष, है ना। अगर बेटा का पूछता तो 12 वर्ष, ठीक है, दोनों का हमने निकाल दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 वर्ष, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है। कहता है 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की उम्र का 6 गुना था। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए हमसे पूछा जा रहा है ना, हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया पुत्र की आयु, तो हम उसी को लेट करते हैं, पुत्र की आयु को ही x लेट कर लेते हैं। तो मान लिया जाए दोस्तों सन की आयु x वर्ष है, तो फादर का कितना हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि हमारे दोनों पैकेट में 50 रुपया, अगर आपको गलती से मालूम हो जाए कि एक पैकेट में 20 रुपया है, तो अगला पैकेट में आप क्या बोलिएगा,
सर 50 माइनस 20, यानी अगर पता है कि दोनों का योगफल 48 है, एगो का x है, तो अगला x माइनस 48 वर्ष। अब कहता है दोस्तों कि 7 साल पहले जाना है, 7 साल पहले चले गए, तो 7 साल पहले जाएंगे तो बेटे का उम्र भी घटेगा और पिते का भी उम्र घटेगा, तो 48 माइनस एक्स माइनस 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 41 माइनस एक्स। ठीक है, ईयर हो गया, सबको ईयर लगा लेना ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब कहता है कंडीशन देखो कि दोनों की आयु का गुणनफल, अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की आयु का गुणनफल करिए। ठीक है, जब दोनों की आयु का हम लोग गुणनफल करते हैं, ठीक है, तब दोस्तों कहता है पिता की आयु का 6 गुना है। पिता की आयु कितना है, 41 माइनस एक्स गुने 6। अब बताओ, देखो आंसर आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा। देखिए ये वैल्यू पूरा कट गया है ना, देखिए पूरा कट गया ना, पूरा कट गया ना, हाँ जी कट गया। तो बचा हुआ क्या है उसको देखा जाए, तो बचा हुआ x माइनस 7 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 6 12 13 ईयर, यानी बेटे का जो उम्र है वह कितना है सर, 13 साल का है ना। ऑप्शन वाले ने बहुत गलत किया है हम लोगों के साथ, चलो हम लोग ऑप्शन सुधार देते हैं, बहुत सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन हम लोग का सॉल्यूशन बहुत तगड़ा है, इसीलिए कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों कहता है एक आयत की परिमिति 78 मीटर है और इसका क्षेत्रफल यहाँ पे 350 वर्ग मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चों से तो बनता भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट से तो बनता भी नहीं है। देखो परिमिति का मतलब क्या होता है, 2l प्लस बी बराबर क्या होता है, परिमिति यानी 78 है ना, तो l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 39। तो आप मुझे बताओ अगर l का वैल्यू x मीटर तो b का वैल्यू 39 माइनस एक्स। एरिया क्या कहता है, एरिया कहता है दोनों को गुना करना है, यानी x गुने 39 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 350 है ना, l गुने b बराबर एरिया, एरिया दे रखा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बारी बारी से ऑप्शन रखिए, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हम लोग को दोस्तों देखा जाए तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन है, बस ऑप्शन पुट करके यहाँ पे सॉल्यूशन दे देना है। अगर 350 के बराबर लाना है, जिस पे x का वैल्यू, जिस वैल्यू पे x का वैल्यू आपका आ जाए वही ध्यान रखिएगा कि ये जो सवाल कह रहा है उसी को आपको x मानना है। तो देखा जाए तो हमने भी उसी को x माना था, लंबाई को ही x माना था, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे अगर गलत कर दिए, अगर आपने बेस को मान लिया तब ये वाला चीज मत लगाना, हमेशा याद रखना जिसको पूछा जाए उसी को आप एक्स लेट करना जब भी हो ऐसा सवाल में, लेट करने वाले में। ठीक है, तो देखा जाए तो पहला ही से रखते हैं 25, तो 25 और जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 घटाइए 4 1 14 है ना, 25 चौको 100 हासिल 4, 25 और 4 25 चौको 100 हासिल 10 ना होगा सर, अब 25 और 10 कितना 35, यानी 350। सर आंसर ऑप्शन नंबर ए ही पे हो जाएगा है ना, 350 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए पे ही डन हो गया। आप लोग 20 पे भी चेक कर लेना, 20 पे नहीं आएगा। ठीक है, देखो 20 गुने, ठीक है 39 में से अगर 20 घटाओगे तो देखा जाए तो 19 आएगा, 19 दूना 38, 380 आ रहा है, हमको 350 लाना था, नहीं आएगा सर, कोई एक ही ऑप्शन होगा। चलो अगला सवाल दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवाल में फंस जाते हैं, आपको नहीं फंसना है। देखिए यहाँ पे कहता है एक आयताकार खेत की चौड़ाई जो है वह लंबाई का 5/8 गुना है। यहाँ से बताओ लंबाई चौड़ाई बटा में लंबाई कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। बोलो लंबाई कितना हो गया, अब बताओ एरिया कितना हो जाएगा, 8 × 40 k² बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 25 60। ठीक है, देखा जाए तो 0 से 0 खत्म, अभी भी कट रहा है, 4 से कट जाएगा है ना, 6 चौको 24 और 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी k का वैल्यू देखा जाए तो ये k² का वैल्यू 64, तो k का वैल्यू 8, यानी k का वैल्यू 8 है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना है। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, लंबाई चौड़ाई है कितना,
तो भैया ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, और लंबाई कितना हो जाएगा, 8 8 64। कितना ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से देखा जाए 64 में से सर 40 घटा दो ना, 24 तो ज़्यादा है ना, है ना, कितना ज़्यादा है, 24 तो ज़्यादा है। अब देख लो, डन है। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, लंबाई जो है वह चौड़ाई से कितना अधिक है ना, ऐसे एरो बनाए, ऐसे एरो बनाए, ऐसे एरो बनाए, कितना अधिक है, 24 अधिक है ना, चौड़ाई से 24 अधिक है लंबाई। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल हमारा आज का, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम चुनिंदा सवालों में से एक है। कहता है आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है ना, और कहता है यदि उसकी लंबाई को 8 सेंटीमीटर कम करके और चौड़ाई को 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल है ना 320 वर्ग मीटर से बढ़ जाता है, तो उसका आयत का चौड़ाई क्या होगा। इसको भी दोस्तों हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाएंगे, इसीलिए हमारा जो कह रहा है उसी को हम लोग लेट करेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लंबाई बटा में चौड़ाई का क्या आ गया, 3/1 रेशियो, इस लाइन को पढ़ने के बाद। लेकिन हम लोग किसको लेट करेंगे, x हम लोग b को लेट करेंगे। यानी देखा जाए दोस्तों, ऐसे कर लें, देखो ऐसे कर लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों, लंबाई जो है हमारा चौड़ाई का कितना है, 3 गुना है, यानी कहा जाए तो चौड़ाई का 3 गुना यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि b हमारा x मीटर है ना, या फिर b भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, b भी रहने दे सकते हो, मैं तो b ही रहने देता हूँ, और एक्स्ट्रा काहे के लिए पेज लिखे, है ना। l का वैल्यू 3b, है ना। अब देखा जाए दोस्तों तो कहता है कि भैया तो यहाँ पे एरिया बताओ, एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया बताओ, एरिया एक्चुअली में कितना होगा, तो 3b इंटू बी, है ना, यानी 3b² हो जाएगा एरिया, है ना। अब देखिए, अब बढ़ाने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, लंबाई में 8 बढ़ाना है, लंबाई में 8 बढ़ा दिए, यानी इसमें 8 कम करना है, कम करना है, यानी लंबाई में 8 को हम लोग कम कर दिए। अब चौड़ाई में 8 बढ़ाना है, चौड़ाई तो हमारा b ही है, इसमें 8 बढ़ा दिए। एरिया क्या होता है दोस्तों, एरिया कितना है हमारा, देखा जाए तो पहले एरिया कितना था, b² था, है ना। एरिया पहले कितना था, 3b² था, और इसमें हम लोग 320 बढ़ा देंगे क्योंकि 320 मीटर से बढ़ जाता है। बस अब एरिया बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता है, दोनों का गुणन होता है, 3b-8 गुने, है ना, b-8 बराबर, यहाँ से देखा जाए तो 3b² प्लस 320 कट जाएगा दोस्तों। आप लोग गुना करिए तो सही, आप लोग एक बार गुना करिए, आप लोग एक बार क्या करिए, गुना करिए। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 3b² हो जाएगा, देखो, है ना। अब फिर कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, है ना, 8 तिया 24b हो जाएगा, अब फिर कितना हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, और बराबर इधर 3b² प्लस 320। तो देखो b² से b² खत्म हो, क्योंकि इक्वल के उस साइड हो और दोनों साइड प्लस माइनस वाला हो तो साइन सेम रहेगा, तो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि अगर 3b को इधर लाते तो माइनस में हो जाता है, और 3b² एक प्लस में एक माइनस में 0 दे देता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भैया ये क्या है, ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, तो ये 64 हमारा क्या देगा, ये भी हमारा गलत साइन लिख दिया ना, देखिए डाटा यहाँ पे क्या लिखे हैं, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 24b और माइनस 64 हो जाएगा, है ना। तो अब देखा जाए तो भैया यहाँ पर से कितना आएगा, 24b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 320, यानी कि 384। 384 को जैसे ही हम लोग 24 से भाग देंगे तो एक बार में फिर 4 है, 6 चौको 24, हाँ ठीक है, यानी यहाँ पे 16 मीटर इसका आंसर होगा, देख लीजिए 16 मीटर इसका आंसर होगा, काट के देख लीजिएगा। उम्मीद है आज का ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथमेटिक्स के दूसरा सेट में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।